आज हम महात्मा गांधी जी के संबंध में अध्ययन करेंगे। ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने समग्र क्षेत्र में एक तरह से क्रांति ला दी और हर क्षेत्र को अपना उपादान दिया। इसलिए विभिन्न विषयों के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। महात्मा गांधी का नाम किसी परिचय का मुहताज नहीं है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वास्तव में इनके कार्यों ने व्यवहार में परिणति पाकर शैक्षिक जगत के कई विषयों में स्थान पाया। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, हिंदी, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र आदि विभिन्न विषयों में हम सब इनका अध्ययन करते हैं। गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व से प्रभावित होकर एम.एस. पटेल महोदय ने कहा, गांधी जी हैज secured a unique place in the galaxy of the great teachers who have brought fresh light in the field of education। गांधी जी ने उन महान शिक्षकों और उपदेशकों की गौरवपूर्ण मंडली में स्थान प्राप्त किया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नव ज्योति दी है। आइए अब हम विचार करते हैं गांधी जी के जीवन दर्शन पर। इनका संपूर्ण जीवन जिन जिन चीज़ों का अनुकरण करता रहा, जिन जिन तथ्यों का अनुकरण करता रहा, जिन जिन सिद्धांतों का अनुकरण करता रहा, सभी कुछ इन्होंने व्यवहार में ला करके और बहुत सारे प्रयोग किए और उन सब से गठित हुआ इनका जीवन दर्शन। आज़ाद भारत के प्रणेता महात्मा गांधी का जीवन दर्शन जिन आधारों पर अवलंबित है उन्हें इस प्रकार क्रम दिया जा सकता है। सृष्टि के सभी मानवों में आध्यात्मिक समानता है क्योंकि सृष्टि के सभी मानव आत्माधारी हैं। इनका कहना था कि कोई छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा या अस्पृश्य नहीं है। सभी एक जैसे हैं और सभी आत्माधारी हैं, इसलिए सभी में आध्यात्मिक समानता है। दूसरी बात, परमात्मा का अंश आत्मा है और परमात्मा सत्य है, अतः आत्मा भी सत्य है। इन्होंने स्वीकार किया कि जो आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है और ऐसी स्थिति में जब वह सत्य है तो आत्मा भी सत्य है। नेक्स्ट, मानव को ज्ञान प्राप्ति में भौतिकता व आध्यात्मिकता का यथा योग सामंजस्य करना चाहिए। न तो पूरी तरह से आध्यात्मिकता और न ही पूरी तरह से भौतिकता के रंग में रंगना चाहिए। इन्होंने कहा कि एक ऐसा सामंजस्य करना चाहिए जिससे आज की परिस्थितियों में चलना मुश्किल न हो जाए। अगली बात कि आत्मानुभूति मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इन्होंने कहा कि जो अंतिम परिणति होनी चाहिए, जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, वह हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल साफ होना चाहिए और वह आत्म अनुभूति है। दूसरी बात कि भक्ति आत्म अनुभूति का पवित्र साधन है। भक्ति के माध्यम से आप इस आत्म अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी के दर्शन का मूल आधार सत्य और अहिंसा है। सत्य के बारे में इनका मानना है कि साधारणतः सत्य का अर्थ सच बोलना मात्र समझा जाता है, पर मैंने विशाल अर्थ में सत्य का प्रयोग किया है। विचार में, वाणी में और आचार में सत्य का होना ही सत्य है। ये कहते हैं कि सत्य केवल सत्य बोलना ही नहीं है, बल्कि जब आपके आचरण में, आपके व्यवहार में यह उतर जाता है और आपकी सारी क्रियाएं इससे युक्त हो जाती हैं, तब समझिए कि आप सत्य के साथ एकाकार हो रहे हैं। गांधी जी अपने दूसरे अमोघ शस्त्र अहिंसा के बारे में कहते हैं, अहिंसा बिना सत्य की खोज असंभव है। अहिंसा और सत्य ऐसे ओतप्रोत हैं जैसे सिक्के के दोनों रूप, उसमें किसे उल्टा कहें और किसे सीधा। फिर भी अहिंसा को साधन और सत्य को साध्य मानना चाहिए। साधन अपने हाथ की बात है और सत्य परमेश्वर है। ये जो इन्होंने बात कही है, इसमें ये लाइन बहुत कीमती है कि अहिंसा को साधन और सत्य को साध्य मानना चाहिए। जब हम इस पर विचार कर लेते हैं तो गांधी दर्शन से बहुत कुछ एकाकार कर लेते हैं। आगे इन्होंने कहा कि जीवन दर्शन के व्यावहारिक पक्ष में सत्याग्रह और निर्भयता दिख पड़ता है।
जो इनका जीवन दर्शन था उसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सत्य के प्रति इनका आग्रह था और ये निर्भय थे और इनको इन्होंने व्यावहारिक रूप से अपनाया भी। गांधी जी सत्याग्रह को सामाजिक व राजनीतिक बुराई से लड़ने की अचूक प्रविधि मानते थे। इसीलिए उन्होंने 8 अक्टूबर 1952 के यंग इंडिया में लिखा, मैं अत्याचारी की तलवार की धार को पूरी तरह से कुंठित करना चाहता हूँ। इसके विरोध में एक से अधिक तेज शस्त्र को रखकर नहीं, किंतु उसकी इस आशा को कि मैं उसका शारीरिक प्रतिरोध करूँगा, निराशा में बदलकर। ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह की प्रतिक्रिया अभिव्यक्त कर रहे हैं जिस तरह की वह आशा भी नहीं कर सकता, और ऐसी स्थिति में वह अंततः लाचार हो जाएगा, और इसको इन्होंने एक प्रविधि के रूप में स्वीकार किया। वे मानते थे कि जो निडर नहीं होगा वह सत्य और अहिंसा का अनुयायी हो ही नहीं सकता। भय कई प्रकार का हो सकता है, शारीरिक आघात का भय, बीमारी का भय, अधिकार या पद छीनने का भय। हमें सभी प्रकार के भय से मुक्त हो निर्भय होना चाहिए। निर्भयता को ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह का भय हो उसके बारे में हमें अधिक चिंतन की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि जो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगी, और ऐसी स्थिति में जो भय उत्पादक कारण हैं वह भी निवृत्त हो जाएंगे। अगली बात, गांधी जी के जीवन दर्शन में उनके सर्वोदय सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। सबका उदय। आप समझिए, गांधी जी पूरी तरह से भारतीय दर्शन और गीता से बहुत अधिक प्रभावित थे, और यहाँ पर यह जो सर्वोदय की भावना है, सबके उदय की भावना है, सबके उत्थान की भावना है, उसमें कहीं वह मंशा छुपी हुई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए अब विचार करते हैं एजुकेशनल थॉट ऑफ गांधी, गांधी के शैक्षिक विचार, या दूसरे शब्दों में गांधीज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, गांधी का शिक्षा दर्शन। गांधी जी ने शिक्षा के संदर्भ में किस तरह के विचारों की अभिव्यक्ति दी। हालांकि ये एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे और हर क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, पर पूरी तरह से राजनीति के क्षेत्र में इनका दर्शन और इनके कार्य अधिक देखने को मिलते हैं। लेकिन ये व्यवहार को प्रमुख स्थान देते थे, समाज के लोगों से अच्छा संबंध था, और इसलिए समाज की हर समस्या को अपनी समस्या मान करके उसके निदान के लिए उपाय बताया करते थे। तो उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में भी बहुत कुछ उपाय दिए हैं। क्या है इनका शिक्षा दर्शन, क्या है इनके शैक्षिक विचार, आइए इसका अध्ययन करते हैं। गांधी जी कोई शिक्षाविद नहीं थे, ये राजनीतिक पटल से उभरे व्यावहारिक पक्ष का मूर्तिमान स्वरूप थे। इन्होंने स्वीकार किया, जो शिक्षा चित्त की शुद्धि न करे, निर्वाह का साधन न बनाए तथा स्वतंत्र रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य मौजूद हो, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। आप ये समझिए कि इन्होंने साफ साफ, जिस तरह से प्रयोजनवादी कहते हैं कि ये अगर ये उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ तो वह शिक्षा नहीं है, उसी तरह से इन्होंने भारतीय भावनाओं के अनुरूप चीज़ों को शामिल किया और कहा कि अगर यह चीज़ शामिल नहीं हो पाएगी, अगर चित्त की शुद्धि नहीं हो पाएगी, निर्वाह का साधन नहीं बन पाएगा, स्वतंत्र रहने का हौसला नहीं हो पाएगा और सामर्थ्य नहीं बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में उसे हम शिक्षा मान ही नहीं सकते। आइए अब विचार करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के संप्रत्यय पर, जो कि इनके द्वारा दिया गया। गांधी जी शिक्षा का दायरा विकसित कर इसमें पढ़ने लिखने के साथ हाथ, मस्तिष्क और हृदय के विकास को भी शामिल करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। कहते हैं कि शिक्षा ही वह कारक है, वह आधार है जो मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का विकास कर सकती है, और इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से ही शिक्षा का आशय है। ये केवल पढ़ना लिखना या साक्षरता को शिक्षा की श्रेणी में नहीं रखते, बल्कि स्पष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं ये, कि लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगिनिंग, इट इज only one of the means whereby man and woman can be educated।
मैन एंड वीमन कैन बी एजुकेटेड। आप देखिए कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न प्रारंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि ये केवल एक साधन मात्र है, इसके माध्यम से पुरुष को और महिला को शिक्षित किया जा सकता है। अब हम विचार करते हैं शिक्षा के उद्देश्य पर, एम ऑफ एजुकेशन। असल में अगर कोई उद्देश्य नहीं होंगे तो यह उसी तरह की बात होगी कि समुद्र में नाव छोड़ दी है और हवा चल रही है, जिस तरफ पाल ले जाएगा उस तरफ चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, इसके निश्चित उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति को ये शिक्षा के लिए कहते हैं कि शिक्षा एक साधन है जिसके माध्यम से इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों के आधार पर इनके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को दो भागों में बांटकर अभिव्यक्त किया जा सकता है, और उसमें पहला भाग है इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य में जिन्हें हम स्थान दे सकते हैं उसमें हमने पहला स्थान दिया है शारीरिक विकास को, फिजिकल डेवलपमेंट को। गांधी जी ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आत्मिक विकास हेतु शारीरिक विकास को अवलंब के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक विकास करना जरूरी है, बच्चे को खेलना सिखाओ, खेल के आधार पर उसे ज्ञान दो, शिक्षा दो। बच्चे को पहले कलर करना सिखाओ, बच्चे को खेल खेल में बहुत अधिक इस तरह से पारंगत कर दो जिससे कि उसकी नस नाड़ियाँ सारी जो हैं समर्थ हो जाएं और वो कार्यों को अच्छी तरह से कर सके। दूसरा उद्देश्य इन्होंने निर्धारित किया कि इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक व मानसिक विकास। गांधी जी शारीरिक विकास के साथ बुद्धि एवं मानसिक विकास को आवश्यक मानते थे। सत्य व अहिंसा का आचरण सशक्त बौद्धिक व मानसिक स्थिति वाला व्यक्तित्व ही कर सकता है। ये कह रहे सत्य व अहिंसा सब लोग नहीं अपना सकते, केवल वही अपना सकता है जिसका कि आचरण सशक्त होगा और जो बौद्धिक और मानसिक रूप से उच्च प्रतिमान कायम करने वाला व्यक्तित्व होगा, वही लोग इसको अपना सकते हैं। अगला उद्देश्य इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, वैयक्तिक तथा सामाजिक विकास। गांधी जी समाज को पुष्ट करने हेतु उसकी प्रत्येक इकाई को सशक्त करने के पक्षधर थे। ये शासन द्वारा प्रदत्त साधनों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना व्यवस्था का धर्म समझते थे। मानव में प्रेम बढ़ने से सामाजिक समरसता का विकास होगा जो अंततः विश्व बंधुत्व की भावना को बलवती करेगा। आप ये समझिए, ये चाहते थे कि संपूर्ण मानवों के बीच प्रेम का ऐसा स्रोत बहे कि सब एक दूसरे के समस्त भेदभावों को तिरोहित कर दें, और इस तरह से इसका विस्तार ही धीरे धीरे करके विश्व बंधुत्व की भावना को बलवती करेगा और इस स्थिति को लाएगा। शिक्षा के द्वारा ये और उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं जिसे हमने नाम दिया है कैरेक्टर डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास। गांधी जी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को चारित्रिक उत्कृष्टता प्रदान करना चाहते थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने सदैव हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान दिया है तथा चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है। उत्तम चरित्र में ये सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, निर्भयता आदि को शामिल करना चाहते थे। इन्होंने विद्यालय को चरित्र निर्माण की उद्योगशाला मानते हुए लिखा, द एंड ऑफ ऑल नॉलेज मस्ट बी द बिल्डिंग अप ऑफ कैरेक्टर, पर्सनल प्योरिटी। सभी ज्ञान का उद्देश्य उत्तम चरित्र का निर्माण और व्यक्तिगत पवित्रता होना चाहिए, ऐसा ये स्वीकार करते थे। ये भारतीय दर्शन से, गीता से बहुत अधिक प्रभावित थे और जो भारतीय विचारक हुए हैं उन्हीं की तरह से इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने भी कहा था, एजुकेशन इज दैट विच मेक ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड यूजफुल टू द वर्ल्ड। उसी को ही इन्होंने भी स्वीकार किया। अगला उद्देश्य शिक्षा निर्धारित करते हुए कहते हैं स्पिरिचुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विकास। वे गीता से बहुत प्रभावित थे, इसलिए ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग आदि सद्गुणों का समर्थन करते थे और बालक के आध्यात्मिक पक्ष को प्रबल करना चाहते थे। सांस्कृतिक विकास के बारे में गांधी जी का विचार था, मैं शिक्षा के साहित्यिक पक्ष के स्थान पर सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। संस्कृति शिक्षा का आधार तथा विशेष अंग है, अतः मानव के प्रत्येक व्यवहार पर
संस्कृति की छाप होनी चाहिए। आप देखिए कि संस्कृति को कितना महत्वपूर्ण स्वीकार किया है इन्होंने। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पाश्चात्य के रंग में रंगना शुरू कर रहे हैं। और किसी ने तो कहा कि पाश्चात्य की आंधी चली कुछ इस तरह से, आदमी का गणित उल्टा हो गया है। अब महत्तम तो समझ आता नहीं है, आदमी हर एक लघुत्तम हो गया। तो कहना यह चाहते हैं कि संस्कृति को पकड़ना चाहिए और संस्कृति का अवलंब लेना चाहिए। उससे निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा और उस आध्यात्मिक आधार पर, उस सांस्कृतिक आधार पर जब हम अपने व्यक्तित्व का सुगठन करेंगे तो वह इस तरह का होगा जो दूसरे के द्वारा अनुकरण किया जाएगा। आइए अब विचार करते हैं इससे अगले उद्देश्य, जीविकोपार्जन के उद्देश्य पर। वोकेशनल एम जो था शिक्षा का, वो प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कहा गांधी जी की बेसिक शिक्षा की अवधारणा बालक को किसी एक शिल्प में दक्ष करने की थी। ये स्पष्ट कहा करते थे, एजुकेशन ऑट टू बी ए काइंड ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए। इनका मानना था कि अगर आदमी पढ़ लिख करके निकले तो वो बेरोजगार न रहे, वो किसी न किसी शिल्प को कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। अब इसके बाद हम जो दूसरा उद्देश्य है, जो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिसे हम अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य, उस पर आते हैं। यहाँ गांधी जी के विचारों में आदर्शवादी दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। ये ईश्वर प्राप्ति और आत्मानुभूति को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हैं और स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के द्वारा अंतिम वास्तविकता से साक्षात्कार कराया जाना चाहिए। आत्मानुभूति की महत्ता प्रतिपादित करते हुए ये उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, ए नॉलेज ऑफ गॉड एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान। आप ये समझिए कि यहाँ पर आकर के उन्होंने सब कुछ, सारी शिक्षा का निचोड़ जो रखा है वह इस रूप में रखा है कि अगर हमें आत्मानुभूति हो जाती है, आत्मानुभूति का हम ज्ञान करने में समर्थ हो जाते हैं तो शिक्षा सफल हो जाएगी और ये इसका सर्वोच्च उद्देश्य हम हासिल कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने आत्मानुभूति को सर्वोच्च उद्देश्य बताया है। शिक्षा के जो विभिन्न अंग हैं, पाठ्यक्रम है, अध्यापक है, विद्यार्थी है, शिक्षण विधियाँ हैं, अनुशासन है, इस पर क्या क्या प्रभाव डाला है इनके विचारों ने, आइए उस पर विचार करते हैं। और सबसे पहले विचार करते हैं पाठ्यक्रम पर। गांधी जी देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाकर वर्ग विहीन समाज को स्थापित करना चाहते थे। इनके पाठ्यक्रम में सत्य, कल्याण व सौंदर्य बोध जागृत करने वाले विषयों को स्थान मिला है, जिन्हें इस प्रकार क्रम दिया जा सकता है। अगर हम देखें तो जिस तरह से हम आदर्शवाद में सत्यम, शिवम, सुंदरम पर अवलंबित विभिन्न विषय बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी उसी आधार पर विषयों को स्थान दिया गया है। और इन्होंने स्थान दिया है मातृभाषा को, जो जहाँ की मातृभाषा है उसका अध्ययन किया जाए। विभिन्न शिल्प यथा चर्म कार्य, कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठकला, मछली पालन, मिट्टी का काम व क्षेत्र आधारित अन्य शिल्प पर ये जोर देते हैं। और आप देखिए कि ये चरखा काटते हुए, कई जगह आपको इनका चित्र मिल जाएगा, ये खुद ही चरखा काटा करते थे, चरखा से सूत से ऊनी बनाते थे। और आप ये समझिए कि इस तरह से एक शिल्प में ये स्वयं पारंगत होकर के इन्होंने खुद दिखाया और तब कहा कि आप भी एक शिल्प कम से कम आना चाहिए। अगली बात पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं यह अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, नाप, तौल आदि, जो कि सत्य के बहुत करीब हैं और जिनसे बार बार एक जैसे परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान, ग्रह विज्ञान, प्रकृति ज्ञान, नक्षत्र ज्ञान आदि को भी शिक्षा में शामिल करते हैं। साथ साथ ही खेलकूद व व्यायाम को भी स्थान देते हैं, कला व संगीत को स्थान देते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र व सामाजिक अध्ययन को भी शिक्षा की विषय वस्तु बनाते हैं। नैतिक शिक्षा व सामाजिक कार्य को स्थान देते हैं और जहाँ पर हिंदी मातृभाषा नहीं है वहाँ पर हिंदी के अध्ययन की बात इनके द्वारा की जाती है। इसके बाद आइए विचार करते हैं
मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधि। गांधी जी इस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहते थे जिसमें शिक्षार्थी भी सक्रिय रहे, वह प्रयोगकर्ता, शोधकर्ता, निरीक्षणकर्ता के रूप में कार्य करे। आजकल हम ये देखते हैं कि जब लेक्चर मेथड से पढ़ाया जा रहा होता है उस समय शिक्षार्थी निष्क्रिय रहता है। इस तरह की निष्क्रिय स्थिति को ये पसंद नहीं करते। ये कहते हैं कि ऐसी शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें शिक्षार्थी का भी योग रहे। इसलिए उन्होंने करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, सीखने की प्रक्रिया में समन्वयन, कोऑर्डिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रशिक्षण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ट्रेनिंग आदि पर जोर दिया। ये सारी के सारे शिक्षण विधियाँ इस तरह की हैं जिसमें कि विद्यार्थी को स्वयं लगना होगा। आइए अब विचार करते हैं कि गांधी जी के अनुसार अध्यापक कैसा हो, टीचर कैसा हो। गांधी जी कहते थे कि जो शिक्षण कार्य को व्यवसाय न मानकर सेवा धर्म के रूप में स्वीकार करता है वही अध्यापक बन सकता है। वे चाहते थे कि सेवाभावी, सहिष्णु, सत्य का आचरण करने वाले, धैर्यवान, ज्ञानपुंज, साधन की पवित्रता समझने वाले लोग इस पावन कार्य से जुड़ें। इसे वो एक पावन कार्य समझते थे और चाहते थे कि इस तरह के लोग ही इसमें आएँ। सारे लोग, ऐसा व्यक्तित्व इसमें ना आए जो कि पथभ्रष्ट कर दे विद्यार्थियों को, जिसका व्यक्तित्व प्रभावी हो, जो सेवाभावी हो, जो सहिष्णुता, सत्य का आचरण करने वाला हो, धैर्यवान हो, ज्ञानपुंज हो, लगातार अध्ययन करके विद्यार्थियों के बीच उसे शेयर करने वाला हो। ऐसे व्यक्ति को ये अध्यापक बनाना चाहते हैं। अब विचार करते हैं उनके हिसाब से अनुशासन कैसा हो। गांधी जी आत्म अनुशासन के पक्षधर थे। ऊपर से थोपे जाने वाले अनुशासन इन्हें स्वीकार्य नहीं था। ये चाहते थे कि अध्यापक अपने मर्यादित आचरण व अनुकरणीय व्यवहार द्वारा विद्यार्थी में अनुशासन का समावेश करे। ये प्रकृतिवादियों की तरह से चाहते थे कि बालक को उन्मुक्त छोड़ा जाए और बालक अपने आप में अनुशासन सीखे। और अनुशासन सिखाने के लिए कहते थे कि आप स्वयं मर्यादित आचरण करें, इससे वो जो है विद्यार्थी अपने आप अनुशासन में आ जाएगा। विद्यार्थियों से ये क्या उम्मीद करते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं कि स्टूडेंट के संदर्भ में इनके विचार क्या थे। गांधी जी बालकों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक उत्थान हेतु ब्रह्मचर्य पर बल देते थे। वे चाहते थे कि बालक संयमी, धैर्यवान, आत्मविश्वासी व आध्यात्मिक बल से युक्त हों। वे विद्यार्थी को आध्यात्मिक बल से युक्त करना चाहते हैं और इसीलिए सर्वाधिक जोर इनका ब्रह्मचर्य पर है कि अगर उसका भटकाव नहीं होगा तो वह एकाग्र चित्त होकर के समस्त ज्ञान को आत्मसात कर पाएगा। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अन्य पक्ष। गांधी जी चूँकि बहुत व्यवहारिक आदमी थे इसलिए इन्होंने हिंदुस्तान की समस्त व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और ये पाया कि किन किन क्षेत्र में उत्थान की आवश्यकता है। गांधी जी भारतीय जनमानस से घुले मिले विशिष्ट व्यक्तित्व थे। उन्हें भारतीय सामाजिक संरचना का विशेष ज्ञान था। इसीलिए वे शिक्षा से प्रत्येक वर्ग को बिना विवाद के जोड़ना चाहते थे। समग्र को शिक्षा से जोड़ने के क्रम में उन्होंने निम्न कारकों को स्थान प्रदान किया और इसमें स्थान देते हैं वे धर्म शिक्षा को। वो चाहते थे किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा न दी जाए बल्कि सभी विद्यालयों में जो धर्म का निचोड़ है, जिससे मानवता का उत्थान हो सकता है, ऐसी चीज को धार्मिक शिक्षा के रूप में स्थान दिया जाए। और दूसरी बात ये कहते हैं महिला शिक्षा, विमेन एजुकेशन। महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया और ये चाहते थे कि समाज केवल पुरुष प्रधान न रह जाए बल्कि स्त्री को भी उसके अधिकार मिलें और स्त्री को अधिकार तब मिलेंगे जब वह शिक्षा अर्जन कर लेगी। इसलिए वे दोनों के ही विकास के आयाम तय करवाना चाहते थे। जन शिक्षा, ऐसे लोग हैं जो कि अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो लोग आगे निकल चुके हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, उनके लिए क्या व्यवस्था हो। तो जो चीज़ें समाज में फैलाई जानी चाहिए उस सारी शिक्षा से जोड़ने के लिए मास एजुकेशन की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने कहा। नेक्स्ट है सह शिक्षा, को एजुकेशन। ये कहते हैं कि जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है
और जो उच्च शिक्षा है वहाँ पर को एजुकेशन की व्यवस्था हो, और जिसे हम कहते हैं कि संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था, उस एक अवस्था को छोड़ के सारी स्थितियों में ये सह शिक्षा का समर्थन करते थे। और इन्होंने जोर दिया, फोकस किया वोकेशनल एजुकेशन पर, व्यावसायिक शिक्षा पर, कि एक व्यवसाय में तो जरूर दक्ष हो जाए जिससे कि पढ़ने लिखने के बाद वह बेरोजगार न घूमे। इसलिए इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। आइए अब हम मूल्यांकन करते हैं गांधी जी के इन्हीं विचारों का। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थॉट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन। महात्मा गांधी ने जो कुछ भी हमें दिया, कम से कम हर हिंदुस्तानी उनका ऋणी है और उनके ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। गांधी जी के विचार भारतीय पृष्ठभूमि में भारत की आवश्यकता के अनुसार तत्कालीन परिस्थितियों की उपज हैं, और उस समय के इनके विचार एक प्रयोग के रूप में भारत में धारित भी किए गए, और अधिकांश को विद्वज्जनों का व जन समर्थन भी प्राप्त हुआ। बालकों की सक्रिय साझेदारी व बाल केंद्रित शिक्षण विधियां आज भी आवश्यक हैं। प्रभावात्मक विधि द्वारा अनुशासन स्थापन भी शिक्षा शास्त्रियों को स्वीकार्य है। आज की परिस्थितियों में भी लोग शिक्षक में आदर्श तलाशते हैं, भले ही वह बाजारवादी व्यवस्था का शिकार हो गया। इन्होंने जन शिक्षा, सह शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि के विषय में जो अमूल्य विचार दिए, उनके लिए देश उनका चिर ऋणी रहेगा। अध्यापक, धर्म शिक्षा, बेसिक शिक्षा, आत्मनिर्भर शिक्षण संस्थान आदि से जुड़े उनके विचार कालातीत हुए से लगते हैं। ये विचार जो हैं कालातीत हो गए क्योंकि उस समय के हिसाब से सही थे। यद्यपि गांधी जी के विचारों पर गीता दर्शन का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, और यह प्रभाव कुछ पाश्चात्य दर्शनों से मेल खाता है। लोग जो बात करते हैं कि ये प्रयोजनवादी थे, आदर्शवादी थे, प्रकृतिवादी थे, तो ये सारे के सारे विचार कहीं एक जगह मिल गए हैं। ऐसा लगता है जिस तरह से गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, उसी तरह से इनके विचारों में सबका ऐक्य आ गया हो। इसीलिए एम.एस. पटेल महोदय ने कहा कि इट इज नेचुरलिस्टिक इन इट्स सेटिंग, आइडियलिस्टिक इन इट्स एम, एंड pragmatic in its method and program of work. The real greatness of Gandhiji as educational philosopher consists in the fact that the dominant tendency of naturalism, idealism, and pragmatism are not separate and independent in his philosophy, but they fuse into a unity. वो सब इसमें आकर के किस तरह से मिल गई हैं, कैसे एकाकार हो गई हैं, यह बताने का प्रयास किया एम.एस. पटेल ने। उन्होंने कहा कि दार्शनिक के रूप में गांधी जी की महानता इस बात में है कि उनके शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद की मुख्य प्रवृत्तियां अलग और स्वतंत्र नहीं हैं, वरन वे सब मिलकर एक हो गई हैं, जिससे ऐसे शिक्षा दर्शन का जन्म हुआ जो आज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होगा, मानव आत्मा की सर्वोच्च आकांक्षाओं को संतुष्ट करेगा। उक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा जगत के निरभ्र आकाश में महात्मा गांधी जी एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में युगों तक अपनी आभा से मानवता को आलोकित करते रहेंगे। उनके जैसे शिक्षाविद की मौलिकता हमेशा संसार का इतिहास संजो कर रखेगा। धन्यवाद।